सरबरा पिल्डाइट भी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप भी नदीम साहब उनसे बात करना चाहें तो आप भी सवाल कर सकते हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने का केस करेगी, कैसा देखते हैं आप इस फैसले को? देखिए, अगर उनके पास कोई ऐसी एविडेंस मौजूद है जो इतनी सॉलिड है जिसकी बुनियाद पे पाबंदी लग सकती है तो लगाएं, लेकिन इससे को बहुत बड़ा एक तो उसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर कामयाब होना बहुत मुश्किल है, और अगर वो हो भी जाए फर्ज बहाल तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। हमने माजी में एक दफा ये होते हुए देखा है, नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगी थी और दूसरे दिन एक नई पार्टी बन गई थी, उसका नाम था अवामी नेशनल पार्टी, और वो सारे लोग जो नेशनल अवामी पार्टी में थे वो उसके अंदर शामिल हो गए थे। उसी तरह से वो सिलसिला चलता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जगह तहरीक इंसाफ पाकिस्तान बन जाएगी या कोई चीज और बन जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं तो समझता हूँ कोई दानिशमंदी की बात तो नहीं है, मुझे इसमें कोई फायदा भी नजर नहीं आता और इसकी कामयाबी के इम्कानात भी मुझे कम नजर आते हैं। मेरे ख्याल में हुकूमत दबाव में आके ये करने लगी है, शायद उनके ऊपर दबाव है कि ऐसा किया जाए। अच्छा, लेकिन अता तारड़ साहब तो कह रहे हैं अहमद बिलाल साहब कि फॉरेन फंडिंग, साइफर, IMF प्रोग्राम, अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद, ये बड़े वाज़े सबूत हैं जिसकी बुनियाद पर हुकूमत ने ये फैसला किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई जाए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है, ये उनकी राय है। अब ये साबित करना तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर साबित होगा ना कि वो ऐसी बातें वाकई सही हैं जो कह रहे हैं। लेकिन मैंने अर्ज की कि ये अगर सुप्रीम कोर्ट में हो भी जाएगा तो क्या होगा, को भी कुछ नहीं होगा। ये PTI को मजीद इस बारे में सपोर्ट हासिल होगी पब्लिक की, क्योंकि उनके ज़हन में ये बात बैठी भी है कि एस्टेब्लिशमेंट इसको तबाह करना चाहती है। तो तबाह कर भी लेगी तो क्या होगी, दूसरे दिन नई पार्टी बन जाएगी जिसपे सब लोग शामिल होंगे और वही कुछ कर रही होगी जो PTI कर रही है। तो इसका मुकाबला तो कुछ सियासी मैदान में करें आप। ये तो नहीं है कि आप इस तरह की पाबंदी लगवा के तो कोई मुझे फायदा होते हुए नजर नहीं आ रहा। जी अच्छा, अहमद साहब आप ये फरमाइएगा कि जो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के हवाले से, अब हुकूमत कह रही है कि पहले वो काबीना इजलास में इसकी मंजूरी लेगी, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाएगा। तो आप समझते हैं कि ये जो अडॉप्ट किया जाएगा प्रोसीजर, ये बहुत आसान होगा? हुकूमत इसको इतना आसान समझ रही है या फिर ये एक मुश्किल मरहला है? नहीं, ये प्रोसीजर तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये साबित करना कि ये मुल्क दुश्मन जमात है और इसे अनलॉफुल करार दिया जाए, ये मुश्किल है। प्रोसीजर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, वो रेफरेंस दायर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस की समाअत करेगी, आप अपनी एविडेंस पेश करेंगे और सुप्रीम कोर्ट मिलाकर उसका फैसला दे देगी। मतलब इसमें कोई दीगर फोरम्स पे तो जाना ही नहीं है कि हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, सीधा सुप्रीम कोर्ट पर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब आप साबित कर सकेंगे। ये एक दूसरा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट की करंट कंपोजिशन जो है वो हालिया फैसले में जाहिर हो चुकी है कि वो क्या सोच रही हैं, उनकी सोच जाहिर हो रही है। तो उस सोच के साथ साथ ये उनके लिए कहना कि इसको अनलॉफुल करार दिया जाए, मैं तो समझता हूँ ये तकरीबन नामुमकिन सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट उनसे एग्री करेगी। लेकिन जो सबूत हुकूमत रख रही है सामने, ख़ासतौर पर फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से, साइफ़र के हवाले से, IMF प्रोग्राम के हवाले से, अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ करारदाद के हवाले से, आप समझते हैं कि ये सबूत काफ़ी हैं, इतने ठोस सबूत हैं जो हुकूमत के केस को मजबूत बनाते हैं, या फिर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में? फॉरेन फंडिंग का एक केस है जिसके अंदर कुछ सबूत मौजूद हैं, जो कि 100% तो नहीं है, लेकिन ये कि कुछ नॉन पाकिस्तानीज ने उसके अंदर फंड किया है, तो उसको बुनियाद बना के आप कर सकते हैं। साइफर केस तो आपको पता है पहले ही वो खत्म हो चुका, उसकी बात तो किसी ने नहीं मानी। फिर ये जो अब दूसरा करारदाद मंजूर कराने का केस है, ये भी मेरे ख्याल में कोई ऐसा मुल्क दुश्मनी नहीं है, क्योंकि उसमें जो बात कही गई है वो यही कही गई है ना कि इलेक्शन के बारे में तहकीकात कराई जाए और मुल्क में, ताकि जमहूरियत का बोलबाला हो। तो ये मुल्क दुश्मनी कैसे हो गई? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बातें बाजार देखने में तो बड़ी
बड़ी मुश्किल लग रही हैं, बल्कि कुछ तो बचकाना सी लग रही हैं जी। और और सारा कुछ करने के बावजूद हो भी जाए तो फायदा नहीं होता। मैं बार बार यही कह रहा हूँ। ठीक, अहमद बिलाल महबूब साहब साथ ही रहिएगा। सरबरा पिलडाट हमारे साथ मौजूद हैं और हाफिज़ एहसान साहब भी माहिर कानून, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि सियासी जमात पर पाबंदी के लिए प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया जाता है हाफिज़ साहब? और एक चीज़ तो ये, दूसरा ये कि आर्टिकल 6 लगाने की भी बात की है आज अता तारड़ साहब ने हुकूमत की जानिब से, बानी PTI के ऊपर, डॉक्टर आरिफ अलवी के ऊपर और कासिम सूरी साहब के ऊपर भी। तो आर्टिकल 6 लगाने के लिए तो काबीना और पार्लिमान की भी मंजूरी ज़रूरी नहीं होती हाफिज़ साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोनों सिचुएशंस के अंदर, चाहे आर्टिकल 6 वाला मामला हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ डिक्लेरेशन देना हो कि उसे बैन किया जाए आर्टिकल 17 के नीचे, दोनों सूरतों के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का मतलब यह है कि आपकी कैबिनेट जो है वो उसका फैसला करेगी। और कैबिनेट का मतलब यह है कि आपके पूरे मिनिस्टर्स और आपका प्राइम मिनिस्टर जो है, और उसके लिए जो पार्लियामेंट है उसकी किसी भी रिक्विजिशन की या पार्लियामेंट की एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 जो है वो बड़ा वाज़ेह इस मामले के अंदर कि फर्स्ट ये है कि कोई भी शख्स पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, लेकिन उसके अंदर सर्टेन कंडीशंस हैं। उसका सब आर्टिकल 2 ये कहता है कि अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है किसी पार्टी को बैन करती है या कोई डिक्लेरेशन देती है तो दो ही उसकी ग्राउंड्स हैं। एक उसकी ग्राउंड्स ये है कि वो फॉरेन फंडेड पार्टी है या उसके खिलाफ डिक्लेरेशन जो है वो प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान आता है, तो उसके ऊपर जब वो डिक्लेरेशन फेडरल गवर्नमेंट थ्रू कैबिनेट देगी तो 15 डेज के अंदर जो है उसको पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए कंफर्मेशन के अंदर भिजवाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला इस मामले में हतमी होगा। इसी तरह जो आपका सेक्शन 212 है वो इस मामले को डील करता है इलेक्शन कमीशन के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को, और उसके अंदर वो एक मैंडेट जो है फेडरल गवर्नमेंट के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी देता है कि अगर वो पार्टी जो है इलेक्शन एक्ट की सर्टेन वायलेशन, स्पेशली जो आपकी फॉरेन फंडेड है या फॉरेन एडेड की तरफ निकलती है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रेफरेंस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाएगा और फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर एंडोर्समेंट करके उसको भिजवाएगी 7 दिन के अंदर अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उस पर हतमी आएगा। उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो बड़ा सीरियस है, जो सेक्शन 213 के अंदर लिखा हुआ है कि अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की डिक्लेरेशन जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से या आर्टिकल 17 के नीचे आता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी फेडरल गवर्नमेंट की जो डिक्लेरेशन है या उसके बाद जो रेफरेंस आया है उसको इंडोर्स कर देती है, तो उसके बाद ये है कि जितने भी लोग ऐसे हैं जो उस पॉलिटिकल पार्टी की सीट्स के ऊपर सेनेट के अंदर, नेशनल असेंबली के अंदर, प्रोविंशियल असेंबलीज के अंदर या लोकल गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो स्टैंड डिसॉल्व कर दिए जाएंगे। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशन या लीगल प्रोसेस है। दूसरा जो आर्टिकल 6 वाला मामला है कि जिसके अंदर कासिम सूरी वाली जजमेंट है, वो जो 3 अप्रैल 2022 को एक रूलिंग आई थी जिसको 7 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच ने उसको सेट असाइड किया, और उस सेट असाइड के कॉन्सिक्वेंस के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस थी आर्टिकल 58 के नीचे, उसको जो प्रेसिडेंट ने असेंबली डिसॉल्व की थी उसको भी सेट असाइड करके सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड ये किया कि ये जो एक्शन सारा हुआ है कासिम सूरी से लेके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तक, ये कॉन्ट्रेरी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ है। और उसके बाद यह है कि एक रिव्यू भी फाइल हुआ था उस केस के अंदर, और 30 जनवरी 2024 को वो रिव्यू भी जस्टिस मंसूर अली शाह के केस के अंदर जो है उन्होंने प्रिजाइड किया उस बेंच को, और वो डिसमिस हो गया था। लेकिन इसके अंदर 2 चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक इंटरेस्टिंग